जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं और पूछी ही जाएंगी। तो इस वीडियो में साथियों आपको पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर करवाने वाला हूं, जिसमें जीके जीएस रहेगी, करंट अफेयर रहेगा, हिंदी रहेगी, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी, इंग्लिश रहेगी, सब कुछ साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो वीडियो को लाइक करके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कह रहा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद आपसे पूछे तो अथर्ववेद बताना है। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्टिंग की है। अगला क्वेश्चन कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों तक किस धर्म को अपनाया था? अगर आपका राइट आंसर जैन धर्म है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको जीके के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। यानी कि आपको 50 सवाल में से आपके अगर 25 सवाल सही हो पा रहे हैं तो ऐसा है तो ठीक ठाक सिस्टम चल रहा है, मेहनत करते जाइए तो अच्छा आपका पेट का स्कोर कार्ड प्राप्त होगा। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये गुप्त काल हो जाता है। राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दंती दुर्ग के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद ये किस विषयों की समीक्षा करती है? तो ये भारतीय दर्शन के बारे में बताती हैं, भारतीय इतिहास भूगोल के बारे में बताती हैं, और गणित एवं खगोल विज्ञान के बारे में बताती हैं। इनमें से सभी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। उसके बाद 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? अगर आपकी एग्जाम में पूछे तो कमल और रोटी आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन 1893 में हुआ था। महीना कौन था? सितंबर का महीना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए। अगर आपका जवाब राजा राम मोहन राय है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली आप लोग याद रखिएगा, जो कि अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन के सहायक संधि प्राप्त करने का सूत्रपात लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? एनी बेसेंट को नहीं, या आपका सरोजनी नायडू नहीं। ये मैडम भीकाजी की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछे तो 3214 किलोमीटर आपको लंबाई ये बता देना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सब क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान है। उसके बाद अगर ऑप्शंस के हिसाब से मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भौगोलिक मानचित्र आपके भारतीय सर्वेक्षण करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2004, 2008, 2014 या 16? तो ये आपका 2008 में किया गया था, यानी कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन है? अगर आपसे संविधान पूर्ण रूप से लागू पूछा जाए तो ये आपको बताना है। लागू की बात तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो मैं कहूँगा अपने देश भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। राइट आंसर सी के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन 2 अनुच्छेदों में स्थित है? तो यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को या दोनों को? तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा को साथियों प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पद का प्रावधान यानी राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में कही गई है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था ये आप लोग मुझे बताइए। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या समझिए कि अगर आप अपने एग्जाम यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी पेट के एग्जाम को, तो यहाँ पर इसको क्रैक करने के लिए आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर सारे के सारे सेशन जो आपके 2021 में, 2022 में, 2023 में, इन 3 सालों के लगभग 10 शिफ्ट बन रही हैं। इन 10 शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको निचोड़ कर करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप इन सभी शिफ्ट को देख सकते हो तो आपके 50 से 60% कंटेंट आपको यहाँ से देखने को डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार यूपी पेट के पिछले वर्षों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये PDF आपके लिए तैयार की गई है जो आप लोग देख सकते हैं। अगर ये सेशन की PDF लेना चाहते हैं, जीके, मैथ, DI के क्वेश्चन, रीजनिंग, जो भी सोल्यूशन है, तो आप लोग इन सेशंस को वॉच करिए। अगर सेशन से अपडेटेड PDF चाहिए तो आप PDF भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किस में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम बिहार राज्य में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो यहाँ पर कृषि पर था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि ये किस सेबी की बात करेंगे, किस शहर में स्थित है? तो ये तो मुंबई में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का जो नियम है, ये नियमानुसार क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं E बराबर mc² होना चाहिए। तो आपका mc² आपका राइट आंसर हो जाता है। अब किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है? ये तो कंपन बोला जाता है। कंपन आपका राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत मोटर, घंटी, पंखा करता है, लेकिन विद्युत बल्ब नहीं करता है। नहीं करता, तो यही आपका आंसर हो जाता है। निम्न में से किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया था अष्टक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है ग्राफीन अगर आपसे पूछा जाए तो ग्राफीन आपका कार्बन का अपरूप होता है। याद रखिएगा, ओरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य है? तो मैं कहूँगा यहाँ पर घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर याओसांग त्यौहार एक होता है, ये भी उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो याओसांग अगर आ जाए तो मणिपुर आप लोग लगा देना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया, ओरली क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए। तो डेनमार्क जब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ये आपका डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ पर मथुरा, कानपुर, आगरा, कोटा। मैं कहूँगा कानपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसको पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? राज्यसभा को, राज्य विधानसभा को, ग्राम सभा को, लोकसभा को? तो यहाँ पर लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर, इसलिए राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, मैथ के DI के क्वेश्चन देखेंगे। सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे। भारत के निम्न में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो जब सिटी ऑफ जॉय की बात करें तो कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है, तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। सिटी ऑफ पैलेस किसको कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है, मैसूर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो गुजरात के किस जिले में, तो मैं कहूँगा नर्मदा जिले में। एक गुजरात में एक जिला है, नर्मदा नदी भी है, लेकिन एक नर्मदा जिला है जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये पता है, गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आत्मकथा है अनब्रेकेबल, ये भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है, तो पता है मेरी कॉम के द्वारा। अनब्रेकेबल यानी ये मेरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। किसने ग्लोबल बेस्ट या मैजिक क्रिएटर्स पुरस्कार जीता था, तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में बताया गया है कि यहाँ पर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपकी करंट अफेयर भी मजबूत हो जाए। कह रहा किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है, तो सुहानी शाह ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये झारखंड में शुरू की गई है, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है, तो जो जीनियस अधिनियम पारित किया गया ये अमेरिका देश ने पारित किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है क्या कि रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, क्या वो लेखक थे, पत्रकार थे, नहीं, वो एक अभिनेता थे, इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार की योजना शुरू की है, तो ये आपका अपना देश भारत ने किया है, अपना देश भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है, तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश आपकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प पर शुल्क की छूट दी है। अगला क्वेश्चन दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कितना हुआ है, 7 कर दिया गया, यानी कि दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ा करके यहाँ पर 7 कर दिया है। कितना बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया, यानी कि पहले कितना था साथियों, पहले अगर बात करें तो 3 करोड़ था, अब यहाँ पर 7 करोड़ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है ग्रीन गोल्ड द नेम फॉर्मेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी करेगा, तो मैं कहूँगा अपना देश भारत करेगा। भारत आपके इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। उसके बाद अब यहाँ से आपके सामने GK GS के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदी के, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, DI के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो इन 10 क्वेश्चन को चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं। कह रहा कोई बच्चा नहीं खेलेगा वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा। अगर ऐसे आए कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कौन बच्चा नहीं खेलेगा, तो या एक तरीके से वह बच्चा नहीं खेलेगा, यह बच्चा नहीं खेलेगा, तो सबसे पहले वाला जो शब्द हमने बोला है तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे जो है ये क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी वाक्य में कौन सा कारक है, यानी राजा भिक्षुक को दान देता है यानी कि के लिए, यानी कि जहाँ पर कोई दान दी जाए या कोई गिफ्ट दिया जाए तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग के लिए का इस्तेमाल करते हैं। किसका, के लिए का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है बताइए।
तो पौधा तो एक वचन है, पौधे हो जाएगा बहुवचन, लड़का एक वचन होता है, लड़के एक वचन। प्राण शब्द की अगर बात करें तो ये आपका बहुवचन है। पुस्तक भी एक वचन, क्योंकि पुस्तकें बहुवचन होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए खिड़की किस प्रकार का शब्द, अगर खिड़की की बात करूं तो ये देशज शब्द है, किसका, यानी देशज शब्द है। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा कि मोहर्मी का संधि विच्छेद आप सभी को बताना है क्या हो सकता है। तो महाधन उर्मी हो जाएगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इति धन आदि, इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। तो इसका जो संधि इत्यादि हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी यड़ संधि है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। कहीं पर अगर या आधा ता और या आ जाए तो हमेशा वहां पर यण संधि होती है। अगर प्रत्यय पूछा जाए, प्रत्यय शब्द का अंश होता है, वाक्य का अंश होता है, पद का अंश होता है, तो मैं कहूँगा शब्द का अंश होता है प्रत्यय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन सा बहिर ऑप्शन जो होगा, ये आपका लगा लेंगे एक हलंत यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का किससे है। तो माउंट एवरेस्ट की है क्या, ये है पर्वत। नोबेल क्या है, नोबेल एक पुरस्कार पुस्तक थोड़ी ना है, और ये आपका कर्तव्य प्रसिद्ध भी नहीं है। उसके बाद कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है सभी नर्स क्या है, डॉक्टर है। मान लीजिए साथियों ये आपकी नर्स हो जाती हैं, और ये सभी नर्स जो हैं ये डॉक्टर हैं, ये हमने डॉक्टर मान लिया। अब उसके बाद कह रहा है सभी डॉक्टर जो हैं, ये सभी डॉक्टर ये क्या हैं, ये डिज़ाइनर हैं। तो क्या है, ये डिज़ाइनर हैं। तो अब साथियों यहाँ पर कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं, तो यानी ये नर्स हैं ये वाली। अब अगर कुछ नर्स हम आर्किटेक्ट मान ले तो इतनी नर्स हम मान लेते हैं ये आर्किटेक्ट हो गई। अब ये अंदर से थोड़ा 1 मिनट, यहाँ पर हमने नर्स को माना है आर्किटेक्ट, लेकिन हमें मजबूरी में यहाँ पर कुछ डिजाइनर भी आर्किटेक्ट हो जाएंगे और कुछ डॉक्टर भी आर्किटेक्ट हो जाएंगे। यानी कि कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट यहाँ पर बताया गया है और कुछ डॉक्टर बताया गया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कुछ डिजाइनर यानी कि इतने डिजाइनर की अगर बात करूँ तो ये आर्किटेक्ट हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है। अगर कथन पॉजिटिव में होगा तो निष्कर्ष शब्द नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो हम उसको गलत मान लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक पालन करेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि KLMNOPQR एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द पीठ करके बैठे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये हमारी गोल मेज है। अगर हम बात करें यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा RM के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा, जो P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और KP दाईं ओर चौथे स्थान पर है। क्यों L और N के बीच में है, R L के दाईं ओर है, तो L और P के बीच में कौन बैठा है ये बात आपको बताना है। RM के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये तो आप कहीं पर भी बिठा देते हैं। मान लीजिए हम लोग इनको M के बाईं ओर यानी कि ठीक बगल में बैठा है, यानी R इधर को होगा क्योंकि इन सब का मुख बाहर की तरफ है, इसलिए इसका बायां R हो जाएगा। उसके बाद जो P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी जो का मतलब होता है दूसरे के लिए, पहला वाला R है, दूसरा वाला, यानी यहाँ पर ये M, यहाँ पर R। P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है L, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, P का बायां दूसरे स्थान पर हम लोग करेंगे, ये आपका एक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। और ये P के दाईं ओर चौथे स्थान, P आपका यहाँ है, P का दायां चौथा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपका K बैठ जाएगा। 1 2 3 यानी कि ये चौथा, यानी कि यहाँ पर 1 सेकंड में बात करूँ 1 सेकंड, तो चौथा तो साथियों ये आपका बनेगा, तो यानी आपका यहाँ पर K बैठ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 यानी ये आपका आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि Q जो है वो L और N के बीच में बैठा है, और L के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है R।
दूसरे दाएं, यानी अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करूँ एल और एम, हम लोग एन कहाँ पर बिठा दें, एल और एन, तो ये हम लोग देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए एल हमने यहाँ पर बैठा दिया है और एल और एम के बीच में क्यों बैठा है, तो मान लीजिए क्यों यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद एल के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है, तो यानी एक स्थान, दो स्थान और ये दूसरे। अब यहाँ पर बचा क्या, ओ आपका यहाँ पर आएगा, यानी एन और पी के बीच में कौन बैठा है, एन यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, यानी यहाँ पर कौन बैठा है, ओ बैठा है। ओ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जिसमें संख्याओं का संबंध दिया गए संख्याओं के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक आपको बताना है, इनमें से कौन से लॉजिक में लगना होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा 64 है, 51 है और 38 है, ये कैसे यहाँ पर हुआ है। अगर हम लोग 64 में कितने घटाएं, यानी कि माइनस अगर 13 करते हैं तो यहाँ पर 51 आएगा, अगर 51 में फिर से माइनस 13 कर दे तो यहाँ पर 38 आएगा। तो यहाँ पर माइनस 13 नहीं घटाया गया, यहाँ पर भी माइनस 13 नहीं घटाया गया है, यहाँ पर भी माइनस 13 नहीं घटाया गया। अगर यहाँ पर बात करें 52 में अगर आप 13 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर भी नहीं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ बन ही नहीं रहा कि माइनस 13, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। या तो सिर्फ यहाँ पर एक लॉजिक दिया गया है, देखिए ज़रा, यानी 45 में कितना घटाएं, यानी कि यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, तो ये होगा ही नहीं, घटाना है हम लोगों को। यहाँ पर भी बढ़ाया गया है, यहाँ पर घटाया गया है, ज़रा देखते हैं 52 में हम लोग कितना घटाएं, 52 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और ऐसे हम लोग -6 करेंगे तो ऐसा, यानी माइनस माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस यहाँ पर भी आया था जब हमने घटाया था। तो कुल मिलाकर के लगभग यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा a अनुपात b बराबर 9 अनुपात 7 है, तो 11a 9b बराबर 2a + 3b का मान कितना होगा। यानी आपसे कुल मिलाकर के बताया गया कि जहाँ पर आपको a दिखे वहाँ पर 9 लिख देना, जहाँ पर b दिखे वहाँ पर 7 लिख देना। और जैसे कि यहाँ पर बात करें 11a माइनस यहाँ पर 9b लिखा हुआ है, और उसके बाद अनुपात 2a + 3b लिखा हुआ है, इसको ज़रा कैलकुलेट करिए। यानी कि 11a माइनस 9b, 9 की गुणा 11 से हो जाएगी, 9 की गुणा 20 से यानी कि 7 है, तो 7 9 63, यानी कि ये आपका यहाँ पर 63 आ जाएगा। यानी कि 99 माइनस 63, 9 दूना कितना हो जाता है 18, और यहाँ पर यहाँ से इसको घटाएंगे तो यानी कि 18 और प्लस 21, 9 में से 3 जाएगा तो यानी कि यहाँ पर 6, और यहाँ पर ये 3, अनुपात की बात करें यहाँ पर 9 और 3 ये यहाँ पर आएगा। अब इस अनुपात में अगर कट कर लें, छोटा अनुपात बनाने के लिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर 12:13 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए ज़रा। अब इस सवाल को अगर आप देखते हैं और राइट आंसर बताने की कोशिश करते हैं, कह रहा 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 17:13 था। 6 वर्ष पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 5:4, और अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभी की आयु निकाल लीजिए, उसके बाद 4 वर्ष बाद की भी हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इनकी आयु का वर्तमान अनुपात कितना है, 5:4 है, यानी कि 5x और इसको 4x, यानी कि अगर ए और बी की बात करें तो यानी कि यहाँ पर 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 17:13, अगर यानी कि वर्तमान आयु जो है ये, इसमें से अगर मैं 6 घटाऊं और इसमें से 17 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, तो 5x और इसमें से हम 6 घटा देते हैं, क्योंकि 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात निकल कर आया है, वर्तमान की आयु आपकी ये है। तो अगर हम लोग क्या करें, यानी कि वही हम लोग 4x - 6 घटाते हैं, तो -6 घटाते हैं, तो यहाँ पर आपका 17/13
13 आना चाहिए। इसको जरा कैलकुलेट करिए। 13 की गुणा x जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यानी कि 13 पच्चे आपका 65 हो जाएगा, यानी कि 65x यहाँ पर आ जाएगा। और 13 छंग कितना होता है 78, यानी कि ये आपका 65 और -78 और 17 चक्कू आपका कितना हो जाता है 68। तो 68x और 17 छंग की अगर बात करूं तो एक तरीके से आपका यहाँ पर x और माइनस इसमें जब करेंगे तो यहाँ पर 102 आएगा। 65 इधर है और इधर 68x बराबर के इधर हैं। जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 65x बचेगा। तो अब अगर मैं बात करूं ये माइनस का इधर आएगा, इतना समझ गए होंगे। तो जब उधर से 102 को माइनस से इधर लाएंगे प्लस में आएगा, तो यहाँ पर ये उसमें से 68x में से 65x जाएगा, तो यहाँ पर 3x बराबर जब यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, 9 से यानी कि ये 2, यानी x बराबर आपका 3 से 24 को कट करोगे 3 8 24, यानी कि यहाँ पर हमें x का मान मालूम पड़ चुका है। तो अब हम लोग वर्तमान आयु निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। जब x बराबर 8 है तो 8 की गुणा 5 से करवाइए, 8 गुणा 5 से करवाओगे तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर उससे जब कराओगे तो 32। तो इनकी वर्तमान आयु 40:32 निकल कर आएगी। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 40 में 4 जोड़ोगे तो 44 और 32 में 4 जोड़ोगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो इनका अनुपात पूछा जा रहा है, तो इनका अनुपात भी निकाल लीजिए कितना। तो 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 2 8 16, यानी ये आपका इसको अगर फिर से कट करेंगे तो 11:9 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर एक कार 10% की लाभ पर 66,000 रुपये में बेची जाती है। अगर इसे 600 रुपये अधिक में बेचा जाता तो कितना लाभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करिए कि 10% की लाभ पर बेची जाती है तो 66,000 में बेची जाती है, यानी अगर हम लोग इसको 110% में बेचते हैं तो यहाँ पर ये 66,000 में इसको बेचा गया है। आप सभी को पता है कि 100% की वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, यानी कि सीपी होती है। तो अगर 110% की वैल्यू यानी कि 100% की अगर वैल्यू हम निकालें तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 66,000 आ गया और ये आपका 110 नीचे आ जाएगा और गुणा इसकी 110 नीचे और गुणा 100। अब यहाँ पर हम लोग 100 से जब गुणा करेंगे यानी इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 11 छक्का 66, यानी कि ये आपका 00 और ये आपका 60,000 क्रय मूल्य निकल कर आएगा। यानी कि क्रय मूल्य तो 60,000 था, 10% के लाभ पर जब उसने बेची तो ये आपका जो लाभ हुआ वो 600 अधिक में जब बेचेगा तो मान लीजिए यहाँ पर कितने, अभी तो वो 66,000 में बेच रहा है। अगर 66,000 में अगर 600 अधिक में बेचता तो वहाँ पर ये आपकी इसकी 66,600 वैल्यू हो जाती है। कितनी हो जाती, 66,600 वैल्यू हो जाती है। तो यानी उसका क्रय मूल्य है 60,000, बेची जा रही है 66,600 में। मैं कहूँगा प्रॉफिट जो हो रहा है 6600 को हो रहा है। अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे, गुणा 100 लगाएंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 60,000, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 2 जीरो, यानी कि यहाँ पर 11% का प्रॉफिट हुआ है। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो लोग हैं उनका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की अगर बात करूँ, प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ट्रेन की अगर की बात करें तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर 320 मीटर है। सॉरी, ट्रेन की लंबाई यहाँ पर कितनी है, ट्रेन की लंबाई 320। तो 320 का 3 गुना 1 तो 900 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 960 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और 320 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। मैंने आपको बताया था क्या, अच्छा यहाँ पर समय दे रखा है 90 सेकंड पार करके, तो ट्रेन की चाल कितनी आएगी आपसे ये कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई पूछी जाए तो दूरी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यही आपकी दूरी दी जाती है। तो यही आपकी दूरी होती है। यहाँ पर 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो यहाँ पर आप यानी कि समय आपका कितना दे रखा है, समय आपका यहाँ पर 90 सेकंड दे रखा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आपको नहीं होनी चाहिए। जब नहीं है तो अच्छी बात है। जब 920 और 320 आपका कितना हो जाएगा, 900। अच्छा, यहाँ पर ये 60 क्यों आया, 60 यहाँ पर सिर्फ, यानी कि यहाँ पर 60 यानी कि 960 और 320 कितना हो जाएगा, ये आपका 1200 हो जाएगा। तो चाल बराबर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, चाल बराबर आपका 1280/90। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यहाँ से 3 और 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर 1 4 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 दूना 18, फिर 2 बचेंगे, फिर ये 2, यानी कि चाल की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी चाल निकल करके आई 14.22 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन यहाँ पर चाल आपसे पूछी जा रही किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी होती है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो उसकी गुणा 18/5 से करते हैं। 18/5 से इसकी गुणा कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 पॉइंट लगा देते हैं तो पॉइंट हो जाएगा। 4 ये इधर, यानी 5 8 40 हो जाएगा, 2 बचा, 5 को 20 हो जाएगा। तो 284 लगभग आया, 284। अगर 284 की गुणा आप लोग 18 से कर लेते हैं, यानी कि 2.84 की गुणा 18 से कर लेते हैं, तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, 51% के आसपास आपका राइट आंसर आएगा। जो कि यहाँ पर ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। कैलकुलेटर को यूज़ करके मैंने कर दिया, कोई कठिन थोड़ी नहीं है। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए इस सवाल को और क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। कहा जा रहा 25 - 4 ऑफ 14.4/9। उसके बाद प्लस 16 गुणा 0.4, इसका मान आपको बताना है। ये आपका कितना हुआ है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर 14.4 भाग, और इसके बाद यहाँ पर ये इसकी गुणा करवाते हैं। 16 की गुणा हम लोग जब आप 0.4 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 6.4 यहाँ पर आएगा। और अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर जब बात करते हैं तो 25 - 4, यानी इसको एक काम करिए, क्या करते हैं, 25 - 4। अब ये आपका यहाँ पर गुणा आ जाएगा। आपका मतलब होता है गुणा, आपका मतलब होता है यहाँ पर गुणा, और गुणा यहाँ पर यानी कि इसको हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, अगर ये करना है तो इसको कट कर दीजिए, 9 एकम 9, और यहाँ पर पॉइंट लग गया 4, यानी कि 5, 9 बचे 45, और ये आपका 54, यानी कि यहाँ पर 1.6 आ गया, और प्लस आपका 16, ये तो है ही है, यानी कि यहाँ पर ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, 25 - 4 गुणे 1.6 प्लस। अब ये काम और कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर। तो 6.4 ये आपका क्या हो रहा है, ये 1.6, 6.4 ये आपका यहाँ पर आएगा। तो अब आपके सामने 25 - 4 गुणा 1.6 गुणा प्लस 6.4 आ चुका। तो अब अगर बात करें तो इसको 16.64, यानी कि यहाँ पर ये भी 6.4 प्लस 6.4 और प्लस 25, 1 माइनस 1 प्लस, तो ये कट जाता है क्योंकि 6.4 में से 6.4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 25 आपके हाथ लगा हुआ है, और 25 आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, डीआई के क्वेश्चन आपके सामने से स्टार्ट होंगे। तो इन सवालों को बहुत आराम से, बहुत इजीली देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डीआई के पूछे जाएंगे आपकी यूपी SSC पेट एग्जाम में। तो इसको अच्छे से समझिए, यानी कि नीचे दी गई तालिका 4 भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैच में बनाए गए रन और अर्धशतक को और शतकों की संख्या भी दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर विराट कोहली, शिखर और सुरेश, इन्होंने कितने मैच खेले, विराट ने 16 मैच खेले हैं और रन 900 बनाए हैं। अर्धशतक यहाँ पर इन्होंने 4 बनाए हैं और शतक इन्होंने 3 चढ़ाए हैं।
रोहित ने 20 मैच में से 840 रन बनाए हैं, शिखर में 25 में से यानी 1050 रन बनाए हैं और सुरेश में 12 मैचों में से 450 जो है रन बनाए। तो अब तालिका समझ में आ गई। सवाल देखते हैं जरा। शेखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच और औसत धन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनके बीच का औसत अंतर क्या है। तो सबसे पहले जो शिखर द्वारा कितने रन बनाए गए हैं यानी कि औसत आपको बताना है। यानी कि शिखर द्वारा आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या? 1050 रन बनाए हैं शेखर ने, तो 1050 रन बनाए हैं। कितने मैचों में इन्होंने रन बनाया है? तो 25 मैचों में इन्होंने रन बनाया, तो यहाँ पर इनका औसत निकल कर आ जाएगा। उसके बाद रोहित द्वारा बनाए गए मैचों का औसत, यानी कि अगर ये है तो रोहित की अगर बात करें तो 840 20 मैचों में से, तो इन दोनों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो बता लीजिए, 2 से कट कर लेते हैं, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और यहाँ पर ये 5 का कर लीजिए, 5 हम 25, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। इसको कट करोगे तो यहाँ पर आपका 5 दूना, यानी कि ये आप जब इसको कट करते हो तो इन दोनों के औसत रनों के बीच का अंतर यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो क्या 0 कहीं पर लिखा हुआ है? 0 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या क्या है। अब आपसे रन का टोटल पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जब हम टोटल करते हैं तो बहुत ईजिली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए, यानी 0 0 0 0 0, यानी उसके बाद 0 4 और 5 9 हो गया और 9 5 14, 14 का 4 हासिल आ गया 1, 9 1 10 10 और ये आपका 18 हो गया और 18 और 4 ये 22, 22 में हासिल किया तो 2 2 और 1 3 4, यानी 2 1 3, यानी कि 2940 तो यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3240 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी चारों बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर रन बनाया 3240 रन सभी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या होता है। तो यानी औसत अब आपसे पूछा जा रहा है। औसत की अगर मैं बात करूं तो ये आप कैसे निकालोगे। देखिए, टोटल रनों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो रनी का पुड़िए 3240, 1 2 3 4 मैच है तो इसको यहाँ पर अलग कनेक्ट करिए, 4 8 32 हो जाएगा और यानी कि यहाँ पर 0 निकल, यानी औसत जो 810 निकल कर आएगा। 810 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है, कह रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस सवाल को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और बताइए, आपसे कहा जा रहा है कि विराट 16 मैच में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने विराट और सदी जो शाहिद हैं, जो शहीद हुए थे, उनके हिसाब से मुझे बताना है। तो विराट और शिखर के रनों के अंतर का डिफरेंस करना है। तो विराट के रन की यहाँ पर 900 रन है और इसके कितने रन हैं? 1000 रन हैं। दोनों का अंतर 185 तो होगा। तो देखिए कहीं क्या 150 ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या है। शिखर और सुरेश के रनों को बताइए। तो शिखर और सुरेश और रामचंद्र के रनों के बारे में नहीं पता। शिखर के कितने हैं? 1050 और सुरेश के रन हैं 450 और इनका अनुपात आपको बताना है 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से 45, यानी 21 अनुपात 9 होना चाहिए। 21 अनुपात 9 का ही तो पड़ेगा, जरा देखिए जरा। अच्छा, 21 अनुपात 9 और भी तो कट जाएगा। 21 अनुपात 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और ये गेसेट लगा दीजिए और यहाँ पर 7 अनुपात जो इसका औसत निकल कर आएगा, ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इंग्लिश के। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिने, यानी डिनाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनकार कर देना। क्या होता है? इनकार कर देना, इनकार करना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? स्वीकार करना। और स्वीकार करना यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एक्सेप्ट करना, क्योंकि यहाँ पर प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना या ब्लॉक कर देना। मान लीजिए कोई रुकावट आ रही तो उसको ब्लॉक कर दिया।
और यहाँ पर चेक का मतलब चेक यानी कि जांच वगैरह करना। और वहाँ पर अगला कह रहा है कि वर्ण वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखिए, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिले एंड इवेंट टू अ लेटर डेट और टाइम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, पोस्टपोन हो गया यानी आगे बढ़ गया। पोस्टपोन आपके यहाँ पर बहुत ही ढंग से चला था, ये आप सभी को याद होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस टाइम, यानी कह रहा आउट टू गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि यहाँ पर वो आपके हाथ में अब नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कोई चीज़ की वजह से। तो उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, इरिस्पॉन्सिबली नहीं, करेज कहेंगे नहीं, और या उसके अलावा मैं बात करूँ ये कहेंगे यानी अनकंट्रोल। एक बार टू बिकम अनकंट्रोलेबल उसमें तो कहा जाता है, यानी कि ये जो टाइप दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एंथीसियस, यानी इसको यानी कि आप लोग उत्साह या जोश कह सकते हो, जोश या उत्साह। तो क्या कहोगे, एक्साइटमेंट तो होगा नहीं। लेथार्जी की अगर बात करें, लेथार्जी का मतलब होता है आलस, और इसका एंटोनिम नहीं होगा क्योंकि ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में आपसे सिनोनिम से पूछा जा रहा मोनोटोनस का। इसका मतलब होता है जब कोई बहुत बोलता है या उबाने लगता है तो उबाने वाला जो होता है उसको बोला जाता है ऑडन। उसके अलावा अब इसके अपोजिट की बात करें तो इसके अपोजिट में सिनोनिम्स पूछा गया है, इसका सिनोनिम्स तो यहाँ पर बोरिंग हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो क्लास आपको ये कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके अलावा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करिए, जय हिंद का कमेंट कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आई होप आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।